Welcome to AnthroWord Education. So today in this lecture we are going to discuss about the topic anthropological theories. और इन theories में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को, फंक्शनलिज्म को, स्ट्रक्चरलिज्म को, कल्चर एंड पर्सनालिटी को, न्यू इवोल्यूशनिज्म को, कल्चरल मटेरियलिज्म को, सिंबॉलिक एंड द इंटरप्रेटिव थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज और पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी को। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को, जिसमें हम टाइलर, मॉर्गन और फ्रेजर के एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और उनके रिसर्च को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के इंट्रोडक्शन को। तो जो डिस्टेंट लैंड, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम या जो रिचुअल होते हैं, ये हमेशा ही ह्यूमन काइंड को उत्सुक करते हैं कि यह जानने के लिए कि जो भी चीज़ें हैं, जो डिस्टेंट लैंड, सोसाइटी, कल्चर या कस्टम, रिचुअल्स, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई और ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र होती हैं सोसाइटीज़ में। अगर हम एंशिएंट ट्रैवलर्स और हिस्टोरियंस के वर्क्स को देखें, जैसे ह्यूएन सॉन्ग, तो जो इनके अकाउंट्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स होते हैं, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स के, ये एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आने के पहले भी रिफ्लेक्ट करते थे, जो ये इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में चीज़ें दी गई हैं। अगर हम एक हिस्टोरियन की बात करें, हेरोडोटस की, तो इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट लिखा है अपने ट्रैवल की, और उसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वॉर को मेंशन किया हुआ है। तो ये जो अर्ली वर्क्स हैं, ये सोसाइटी से रिलेटेड तो हैं, लेकिन इन्हें कम्प्लीटली एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं कहा जा सकता है। मीन्स कि जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, उसमें ह्यूएन सॉन्ग या हेरोडोटस हैं, तो इन लोगों ने किसी न किसी सोसाइटीज़ के बारे में, उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके रिचुअल्स के बारे में मेंशन किया, जब एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया भी नहीं था। और ये जो ट्रैवलर अकाउंट्स थे वो सोसाइटी से रिलेटेड थे, लेकिन इनको कम्प्लीटली एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जो वर्क्स ह्यूमन बीइंग और उनकी सोसाइटी पे फोकस थे, वो बेसिकली दो जेनर्स पे बिलोंग करते हैं। एक जो ट्रैवल अकाउंट्स थे, जिसको ट्रैवलर्स ने लिखा था, और दूसरा जो था वो फिलोसफिकल थ्योरीज थी, जिसको सोशल फिलोसफर्स ने लिखा था। एरिक्सन के अनुसार जब ट्रैवल अकाउंट या जो डेटा होता है और जो फिलोसफिकल थिंकिंग होती है, जिसे हम थ्योरी बोलते हैं, को जब इंटीग्रेट किया जाता है, तभी एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है। मीन्स कि एरिक्सन के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तभी इमर्ज हुआ है जब सिर्फ जो ट्रैवल अकाउंट्स थे और जो फिलोसफिकल थिंकिंग्स थी, उनको इंटीग्रेट किया गया है। तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे यूनिलीनियल इवोल्यूशनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, या फिर 19th सेंचुरी इवोल्यूशनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह इमर्ज तब हुआ था जब डार्विन की थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और यह कनकरेंटली डेवलप्ड है यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में और जर्मनी में। जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से रिलेटेड स्कॉलर्स थे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि सिविलाइजेशन यूनिलिनियरली इवॉल्व हुआ है फ्रॉम सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू द सिविलाइजेशन। सेवेजरी मीन्स हंटिंग और फूड गैदरिंग सोसाइटी से, बार्बरिज्म मीन्स की एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म, और सिविलाइजेशन मीन्स मॉडर्न सोसाइटीज़। तो इन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स के हिसाब से कल्चर इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड in the period of savagery, barbarism and the civilization। तो बेसिकली 3 स्टेप्स में कल्चर इवॉल्व हुआ है, वो हैं savagery, barbarism and the civilization। अगर इस फील्ड के पायनियर्स की बात करें कि जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में अपना पार्टिसिपेशन दिया, उसमें आते हैं हेनरी मायने, ई.बी. टाइलर, मैकलिनन एंड फ्रेजर फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये लोग इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। मॉर्गन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स
and Bachofen from the Switzerland and Adolf Bastian from the Germany। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पायनियर्स थे। इन इवोल्यूशनरी स्कीम्स को बाद में रिस्टोर भी किया गया था, और इसमें कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? उसमें थे लेस्ली वाइट, जूलियन स्टीवर्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में थे, गॉर्डन चिल्डे जो कि यूनाइटेड किंगडम में थे, जिन्होंने इवोल्यूशनरी स्कीम को बाद में रिस्टोर किया था। वाइट मीन्स कि लेस्ली वाइट और गॉर्डन चिल्डे ने यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी स्कीम को प्रपोज किया था, जबकि जूलियन स्टीवार्ट ने मल्टी लीनियर स्कीम का प्रपोजल दिया था। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल और मल्टी लीनियर स्कीम का इवोल्यूशन की बात हो गई। अब हम क्लासिकल इवोल्यूशन के बेसिक टेनेट्स या फिर उनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है यूनिलिनियरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉपुलेशन है वो सेम फेज ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू जाती है, और इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है वो होता है यूनिलीनियर। तो कल्चर डेवलप होता है सेम ऑर्डर में हर जगह पे, और इनका जो स्टेजेस होता है इवोल्यूशन का वो एक सिंगल लाइन में रीअकर होता है डिफरेंट टाइम पे। दूसरा प्रिंसिपल है रेक्टिलिनियरिटी। तो यह कॉन्टिन्यूअस अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोग्रेशन को बताता है, और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोग्रेशन होता है ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ होता है। मीन्स कि अगर ये डेवलपमेंट अगर लाइन चल रही है तो यहाँ पे कुछ जो इवोल्यूशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट ये इसी लाइन से रिलेटेड होगा। मीन्स कि एक फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है चाहे कितनी भी स्टॉप्स या रिलैप्सेस आ जाएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ ऑफ इवोल्यूशन होता है रेक्टिलिनियरिटी में। अब हम देखते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन कल्चर है हर जगह सेम वे में इवॉल्व होता है, और हर कल्चर जो है वो सेम स्टेज के थ्रू जाता है। सिंस कब से? जब से ह्यूमन माइंड जो है वो सेम वे में हर जगह पे सोचना स्टार्ट किया है। मीन्स कि एक साइकिक यूनिटी है कि मैनकाइंड ने जब से एक प्रोग्रेसिव वे में सोचना स्टार्ट किया है तब से सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो सेम वे में हर कल्चर में हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किपिंग ऑफ स्टेजेस के बारे में। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर कल्चर टू स्किप अ स्टेज समटाइम। तो कुछ स्टेजेस जो होते हैं उसे कल्चर में स्किप कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लें कि जो साउथ ऑफ सहारा के लोग हैं उन्होंने सिंपली नॉर्थ के लोगों के सिविलाइजेशन को कॉपी किया, और उन्होंने पीजेंट या फिर बार्बरिज्म जो स्टेज होता है उसको स्किप कर दिया। मीन्स कि वो सेवेजरी से डायरेक्ट सिविलाइजेशन फॉर्म में आ गए बाय स्किपिंग बार्बरिज्म स्टेज। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन द इवोल्यूशनरी पोटेंशियल। तो जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, इसकी जो सिंपलर सोसाइटीज़ होती हैं, इनके पास ग्रेटर कैपेसिटी होती है एक नए एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करने में अपनी सोसाइटी में, एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। इसकी जितनी भी सिंपल सोसाइटी होगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी नए एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने में एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होती हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं और ये सैचुरेटेड होती है, जिसकी वजह से इनमें नए एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना हार्ड होता है। अगर हम एग्जांपल लें, जो चेंचू ऑफ आंध्र प्रदेश है उनके पास ग्रेटर कैपेसिटी है इनोवेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए एज़ कम्पेयर टू देयर नेबरिंग सिविलाइज्ड पॉपुलेशन। मीन्स कि इनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है इनोवेशंस को एब्जॉर्ब करने की एज़ कम्पेयर टू जो नेबरिंग सिविलाइज सोसाइटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इवोल्यूशन। सोसाइटीज़ जो हैं वो डिफरेंट रेट पे इवॉल्व होती हैं। जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ रैपिडली डेवलप होती हैं और कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो स्लोली डेवलप होती हैं। तो ये बेसिक टेनेट्स थे या प्रिंसिपल्स थे क्लासिकल इवोल्यूशन के।
अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया उसमें जो 3 थिंकर्स हैं टाइलर, मॉर्गन और फ्रेजर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ईवी टाइलर के बारे में। तो इनका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और जिन्हें ये भी माना जाता है कि ये फर्स्ट प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया थ्रू हिज स्टडी ऑन द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ रिलीजन की स्टडी की और इसके थ्रू इन्होंने इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया एज अ फर्स्ट प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और इनके कुछ अदर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इंक्लूड करता है ओरिजिन ऑफ लव, स्टडी ऑफ हैप्पीनेस इन सोसाइटी एंड स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। तो ये इनके कुछ अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इनके जो कल्चर का डेफिनेशन है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म भी है। तो किस चीज़ के लिए? क्योंकि इनकी थ्योरीज में साइंटिफिक एविडेंसेस की कमी है, तो ये चीज़ इनको क्रिटिसिज्म की ओर लेके जाती है। अब हम इनके इवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ रिलीजन की स्टडी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी था। तो यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ रिलीजन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने 1871 में इनकी जो पहली बुक थी प्रिमिटिव कल्चर, उसे इन्होंने पब्लिश किया, जो कि कम्प्लीटली डिवोटेड था ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन के लिए। इसमें इन्होंने कम्प्लीटली ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया था और इसी बुक में इन्होंने एक टर्म दिया था एनिमिज्म का। तो एनिमिज्म टर्म को किसने कॉइन किया है? टाइलर ने ही किया है और इसी बुक में इन्होंने इसका मेंशन भी किया है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइलर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जो प्रमाइस दिया था उस टाइम पे, तो उनके हिसाब से शायद उस टाइम कोई रिलीजन नहीं था, इसलिए ह्यूमन जो है इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसे रिलीजन बोला गया। मीन्स कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस टाइम पे एक सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसे रिलीजन बोला गया। और जो प्रिमिटिव मैन थे ये इन्वायरमेंट से सेंसिटिव थे, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड थे, विच ही ऑब्जर्व्ड एंड आस्क्ड अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और इससे इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस को देखे, डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स को देखे और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि ये चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं। जो प्रिमिटिव लोग थे इन्होंने ड्रीम देखा, इन्होंने सपने देखे और इनके पास एक थॉट प्रोसेस था जिसे डे ड्रीमिंग बोला गया। और इनके पास एक हेलुसिनेटिंग एक्सपीरियंस भी था, एक मतिभ्रम भी था, इन विच ही सॉ हिमसेल्फ एंड अदर्स एज वेल, जिसमें इन्होंने अपने को और दूसरे लोगों को भी देखा। तो इन्होंने बेसिकली एक ड्रीम का कॉन्सेप्ट लिया कि जो प्रिमिटिव मैन है वो सपने देखते थे और इस सपने में उन्होंने खुद को और दूसरों को भी देखा और जब वो सपने से जगे तो उनको चीज़ें याद थीं और जो चीज़ें उन्होंने सपने में देखी थी उसको उन्होंने कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सारी चीज़ों को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया कि जो उन्होंने सपने देखे थे वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और उन्होंने इस थॉट को ड्यूअल एग्जिस्टेंस के फॉर्म में देखा कि मीन्स कि दो चीज़ें पैरेलली एग्जिस्ट हो रही हैं और यहाँ पे एक जो उन्होंने सपने में देखा और एक जो रियल लाइफ में था। तो यहाँ पे एक ड्यूअल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया। तब जो प्रिमिटिव लोग थे इन्होंने डेथ के फिनोमिना को इनकाउंटर किया। वो जानते थे कि डेड बॉडी जो होती है वो स्लिप से उठ सकती है, मीन्स कि अगर कोई मर चुका है तो मे बी कि वो अपने डेथ पोजीशन से उठ सकता है, जिंदा हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक 2 फ्यूनरल्स किए। पहला जो फ्यूनरल था वो एक टेंटेटिव अफेयर था, मीन्स कि एक अनसर्टेन फ्यूनरल था जिसमें कि मैन माइट कम बैक टू द लाइफ, जिसमें कि हो सकता था कि जो आदमी मर चुका है वो अपने लाइफ में वापस आ सकता था। और इस वजह से इस फ्यूनरल को बोला गया ग्रीन फ्यूनरल। और इस केस में लोग जो है वो कुछ टाइम तक वेट करते थे और तब वो दूसरे जो फ्यूनरल है उसको परफॉर्म करते थे, जिसको बोला गया ड्राई फ्यूनरल।
और ये तब करते थे जब वो श्योर हो जाते थे कि अब जो आदमी मर चुका है वो अपने लाइफ में वापस दोबारा नहीं आएगा, मीन्स कि वो जिंदा नहीं होगा। तब जो प्रिमिटिव लोग थे इन्होंने एक डिबेट स्टार्ट किया और अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि जो पहली बॉडीली एग्जिस्टेंस होती है और दूसरी जो होती है जो टर्म होता है वो सोल होता है। मीन्स कि ड्यूअल एग्जिस्टेंस की बात की गई तो एक बॉडीली एग्जिस्टेंस हो गया और एक सोल एग्जिस्टेंस हो गया। और इन्होंने ये भी बोला था कि दो टाइप के सोल भी होते हैं, एक जो जाता है और वापस आ जाता है, जो कि ड्रीम से एसोसिएटेड था। मीन्स कि जो उन्होंने सपने में देखा उसमें इन्होंने ये देखा कि एक सोल होती है जो कि जाती है और वापस आ जाती है, और ये चीज़ ड्रीम से रिलेटेड होती है। जबकि जो दूसरी सोल है वो जाती है लेकिन वापस नहीं आती है और इसकी वजह से डेथ हो जाता है। तो यहाँ दो कंडीशन क्रिएट हो गई कि एक डेथ का कॉन्सेप्ट दिया और एक इन्होंने ड्रीम का कॉन्सेप्ट दिया। इस तरीके से ड्रीम डेथ एक्सपीरियंस के थ्रू इन्होंने सोल या एनिमा का आइडिया दिया। तो सोल जो है हाईली मेलिएबल होती है जो कि ऑरिफिसेस से पास हो जाती है। मीन्स कि हाईली मेलिएबल मीन्स कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो बॉडी के जो होल होते हैं उसके थ्रू ये इजीली पास आउट हो सकती है। सोल जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकती है। तो प्रिमिटिव लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए सोल या इसके पावर क्या होती है। तो इन्होंने बोला कि सोल जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स पे रहती है। तो पीपल ने प्लांट्स और एनिमल्स की पूजा करना स्टार्ट कर दी क्योंकि सोल को एबोर्ड प्रोवाइड कराते थे। तो इनिशियली इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की पूजा की, जिससे टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। टाइलर के लिए ये चीज़ें जो थी वो पार्ट ऑफ एनिमिज्म थी। तो सोल के पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और पीपल ने सोल को इस पावर से एट्रीब्यूट कर दिया। और ये एट्रीब्यूट तब हुआ पावर के साथ जब सोल जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गई प्रोफेशन का या फिर वर्शिप का। तो सोल को इस वर्शिप का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया और उससे वो पावर एट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइप ऑफ राइट्स और रिचुअल्स था वो सोल या एनिमा के वर्शिप करने के लिए तैयार किया गया था। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आया वर्शिप का और सोल का जिसकी पूजा की जाती थी। फाइनली टाइलर ने कंक्लूड किया कि एनिमा जो था वो रिलीजन के इवोल्यूशन में फर्स्ट स्टेज था और अब वो बिलीव करते हैं कि सोल जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं पाया जाता है बल्कि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से पॉलीथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया। पॉलीथेइज्म मीन्स कि एक से ज़्यादा गॉड हो, एक से ज़्यादा गॉड की पूजा की जाती है। तो ये पॉलीथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जल्दी ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि सोल जो है वो डिफरेंट एंटिटीज से बिलोंग करती है और ये जितने भी सोल्स होते हैं ये सारे एक ही होते हैं। मीन्स कि एक ही सुप्रीम पावर है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। और इस तरीके से मोनोथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया, मीन्स कि वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो इस तरीके से अगर हम इस ओरिजिन ऑफ रिलीजन को समराइज करें तो हमें ये मिलता है कि सबसे पहले एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आया जिसमें टोटेमिज्म भी होता है, और एनिमिज्म से पॉलीथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया और पॉलीथेइज्म से मोनोथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया। टाइलर की थ्योरी ये बताती है ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में। सेकंड हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लाउ। तो जो सेकंड इवोल्यूशन ऑफ प्लाउ है इसमें टाइलर ने बताया था कि प्लाउ जो है वो इवॉल्व हुआ है सिंपल प्लेन डिगिंग स्टिक से। मीन्स कि प्लाउ का भी जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक सिंपल प्लेन डिगिंग स्टिक था जिसको फील्ड को डिग करने के लिए यूज़ किया जाता था, वहाँ से प्लाउ का इवोल्यूशन हुआ है। अब हम देखते हैं टाइलर्स के यूनिलीनियर यूनिवर्सल इवोल्यूशन के बारे में। तो टाइलर ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ यूनिलीनियर यूनिवर्सल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें ये बताया गया था कि कल्चर इवॉल्व हुआ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ। और इन्होंने फर्दर बताया कि सारी ही सोसाइटियाँ जो हैं वो 3 स्टेजेस से गो थ्रू होती हैं डेवलपमेंट में, जैसा कि मोंटेस्क्यू ने बताया था अपनी थ्योरीज में। तो इन्होंने मोंटेस्क्यू को भी फॉलो किया था
और इन्होंने बताया कि जो 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के किसी भी सोसाइटी में, वो होता है सेवेजरी से बार्बरिज्म और बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन। तो इस पीरियड में एक यूरोप ने एक्सप्लोर किया, कनकर किया और कॉलोनाइज किया मोस्ट ऑफ द कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो यूरोप ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, कनकर किया और कॉलोनाइज कर दिया। तो इनका मानना था, टाइलर का मानना था कि जो सिविलाइजेशन है ये सिर्फ राइटिंग से ही नहीं मार्क्ड है, लेकिन यह हैप्पीनेस, मोस्ट हैप्पीनेस से भी रिलेटेड है। मीन्स कि civilization is not only about the writing, but it is more related to the happiness. So at one place he wrote that the civilized people are happier than the uncivilized one. तो इन्होंने इस चीज़ को लिखा भी है कि जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो अनसिविलाइज्ड लोगों से ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो ये था यूनिलीनियर यूनिवर्सल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब टाइलर ने जो भी सजेशंस दिया, जो भी थ्योरी दी, उसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। तो उसको हम देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन था टाइलर का, उसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो जो द थ्योरी कंसीडर्ड दैट प्रिमिटिव मैन वाज अ फिलोसफर, टाइलर के हिसाब से ये था कि जो प्रिमिटिव मैन है वो फिलोसफर थे। इसलिए उन्होंने बोला था कि थ्योरी ऑफ सेवेज फिलोसफर, तो इसलिए इन्होंने थ्योरी ऑफ सेवेज फिलोसफर का कॉन्सेप्ट दिया था। क्रिटिक्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि प्रिमिटिव मैन उतना लॉजिकल था जितना कि टाइलर ने एक्सेप्ट किया था। सेकंड क्रिटिसिज्म देखते हैं, ड्रीम डेथ एक्सपीरियंस था, उसको एक लॉजिकल मैनर में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए जैसा कि टाइलर ने किया था। जबकि क्रिटिसाइजर्स के हिसाब से टाइलर ने कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया है इस थ्योरी के बारे में, और इसलिए इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। थर्ड क्रिटिसिज्म के बारे में देखें तो जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो दिखाता है कि जो प्रिमिटिव पीपल थे वो ज़्यादा खुश थे एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न वन। तो जो रिसर्च किया गया सोसाइटीज़ पे, तो यहाँ पे ये पता चला कि जो मॉडर्न जो सोसाइटीज़ के लोग हैं उनसे ज़्यादा खुश प्रिमिटिव पीपल हैं, और इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि इन्होंने जो 3 कॉन्सेप्ट दिए थे उसके बारे में कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दिया था। और 3 जो कॉन्सेप्ट थे वो थे सेवेजरी का, बार्बरिज्म का और सिविलाइजेशन का। तो ये बेसिकली टाइलर्स थ्योरी का क्रिटिसिज्म था। अब हम दूसरे थिंकर्स हैं एल.एच. मॉर्गन, इनके बारे में देखते हैं। तो एल.एच. मॉर्गन बेसिकली एक अमेरिकन लॉयर थे और वो एक क्लासिकल इवोल्यूशनरी थिंकर भी थे। तो उन्होंने सोसाइटी और कल्चर के इवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसके थ्रू? थ्रू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी, होल सोसाइटी, मैरिज सिस्टम एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके थ्रू इन्होंने सोसाइटी और कल्चर के इवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। उनकी बुक सिस्टम ऑफ कंसंग्विनिटी एंड द एफिनिटीज़ ऑफ ह्यूमन फैमिली, जो कि 1871 में आई थी, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है उसका इवोल्यूशन जो है फॉलोइंग वे से हुआ है। फॉलोइंग वेज मीन्स कि क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी के थ्रू हुआ है और डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी के थ्रू हुआ है। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी को। ये भी 2 टाइप का होता है। पहला है मलायन टाइप, जिसमें कि लीनियर जो मर्जिंग होती है विद द ऑल कोलेटरल्स। तो यहाँ पे एक लीनियर मर्जिंग होती है, जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी कोलेटरल्स होते हैं, जैसे मदर, मदर सिस्टर, फादर सिस्टर, ये सब को मदर कहा जाता है। तो ये मलायन टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम सेकंड देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन टाइप में, जब कुछ कोलेटरल्स को लीनियर मर्ज नहीं किया जाता है, मीन्स कि कुछ टर्म्स सेपरेट होते हैं, जैसे ओनली मदर एंड मदर सिस्टर आर कॉल्ड मदर। तो यहाँ पे सिर्फ मदर और जो मदर की सिस्टर होती हैं उनको इस कॉन्सेप्ट में रखा गया, जबकि फादर की सिस्टर को इससे डिफरेंट किया गया। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था नॉर्थ अमेरिकन टाइप और मलायन टाइप में। सेकंड जो कॉन्सेप्ट था डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी, इसको हम देखते हैं। तो डिफरेंट टर्म फॉर द डिफरेंट किन्स। तो यहाँ पे बताया गया
ये डिफरेंट किन्स के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन किनशिप टर्मिनोलॉजीज में फादर को पिता, फादर्स ब्रदर को चाचा या ताऊ, मदर को माँ। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी थी। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ होल और इंटायर सोसाइटी, जो कि इनका दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो इनकी बुक थी एंशियंट सोसाइटी, जो कि 1877 में आई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि सेवेजरी, जिसमें कि हंटिंग और फूड गैदरिंग सोसाइटीज आती है, फिर बार्बरिज्म, जिसमें कि पॉटरी या फिर सरप्लस फूड सोसाइटी आती है, और थर्ड जो था सिविलाइजेशन, जिसमें कि स्क्रिप्ट मेटोलॉजी या कि इमरजेंस ऑफ सिटीज़ और टाउन का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ होल और इंटायर सोसाइटी। नेक्स्ट जो है इन्होंने बताया था इवोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, जिसमें फैमिली का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें सबसे पहला था प्रोमिस्क्यूटी था, उसके बाद कॉन्सेंग्विनस मैरिज था, फिर उसके बाद से था पुनालुआन मैरिज था, उसके बाद से था सिंडेस्मियन मैरिज था, उसके बाद से पैट्रियार्कल मैरिज था, उसके बाद से मोनोगेमस मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली ये एक टर्म को डिफाइन करता है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स आए मैरिज का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया प्रोमिस्क्यूटी का, मीन्स की प्रैक्टिस ऑफ इंगेजिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रिक्वेंटली विद द डिफरेंट पार्टनर्स। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोमिस्क्यूटी का। फिर कॉन्सेंग्वेनियस मैरिज के बारे में देखें तो ये क्या होता है कि यहाँ पे मैरिज होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स हु आर क्लोजली रिलेटेड। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है पुनलुआन मैरिज। इसमें क्या था कि ग्रुप मैरिज होता है, जो कि फॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता था हवाई आइलैंड में। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक भाई मैरिज करते थे 2 या 2 सिस्टर से, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड जो हैं वो एक वाइफ से मैरी करते थे, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ्स एक हस्बैंड के साथ मैरी करते थे। तो ये था कॉन्सेप्ट पुनालुआन का। नेक्स्ट है सिंडेस्मियन का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 अपोजिट सेक्स के बीच में मैरिज होता है, लेकिन मेल के पास फ्रीडम होता है कि वो किसी भी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता था। फिर आया पैट्रियार्कल मैरिज, और उसके बाद आया मोनोगेमस मैरिज। तो ये एक इवोल्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट था। फिर आया इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले सोसाइटस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि पॉलिटिकल सिस्टम किनशिप पे डिपेंडेंट था। फिर सिविटस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें से पॉलिटिकल सिस्टम किनशिप से इंडिपेंडेंट था। तो बेसिकली 2 टर्म्स आए, सोसाइटस और सिविटस। इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी माना जाता है, और ये कुछ टाइम तक इरोकियस के बीच में रहे थे। आप प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना। ड्यूरिंग द ईयर 1840, तो 1840 के टाइम पे ये कुछ टाइम तक इरोकियस के बीच में रहे थे, और इनको एडॉप्ट कर लिया गया था एक इरोकियस क्लैन के द्वारा, और इनका नाम भी दिया गया था। इनका नाम दिया गया था तोयादाओवुकु। फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ही हु बिल्ड्स ब्रिजेस। इसका ये मतलब होता है कि जो ब्रिज को बनाता है वो ये कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट बताया था एरिक्सन ने 2008 में। जब ये इरोक्यूस के बीच में रहे थे तो ड्यूरिंग दिस स्टे मॉर्गन ने एक इंटरेस्ट डेवलप किया किनशिप में, जिसको इन्होंने बाद में एक नेटिव अमेरिकन किनशिप के साथ कंपैरेटिव स्टडी किया, और इस तरीके से मॉर्गन ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया या इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द क्लासिफिकेटरी एंड द डिस्क्रिप्टिव किनशिप, जो कि आज तक यूज होता आ रहा है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप के बीच में डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। इनका एक वर्क था एंशिएंट सोसाइटी, जो कि 1877 में आया था। तो इसको इन्होंने इवोल्यूशनरी स्टेजेस के साथ रखा था, जो मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि उन्होंने इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया था। सेम वे में इन्होंने अपना भी काम किया था, और यहाँ पे इन्होंने सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। मॉर्गन ने इसके चेंजिंग डायमेंशन को एक्सप्लेन किया था
इसको 3 सब स्टेजेस में इंट्रोड्यूस करते हुए ईच फॉर द सेवेजरी एंड द बार्बरिज्म। तो बार्बरिज्म और सेवेजरी ये दोनों के लिए ही 3 सब स्टेजेस दिया गया था मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन ने एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो एक टेक्निकल शिफ्ट होता है। जैसे हम सेवेज पीरियड की बात करें तो यहाँ पे यूज़ ऑफ फायर, बो एंड पोट्री की बात की गई थी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट इसके शिफ्ट की बात करें तो जब बार्बरिज्म स्टेज आया तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर, मेटल वर्किंग। और नेक्स्ट जो शिफ्ट हुआ वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और राइटिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो ये था सिविलाइजेशन एरा। तो इस तरीके से मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है वही सोशल प्रोग्रेस और चेंज के पीछे का सोर्स है। मीन्स कि टेक्निकल प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, लाइक सेवेजरी टू बार्बरिज्म एंड बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। इनकी कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है कॉन्जेक्टुरलिज्म। मीन्स कि यहाँ पे जो भी चीज़ें गेस की गई थी मॉर्गन के द्वारा, जो भी चीज़ें गेस की गई थी वो किसी भी रियल प्रूफ या एविडेंसेस के बिना थी। मीन्स कि किसी भी चीज़ का कोई भी रियल प्रूफ या एविडेंस नहीं था। दूसरा था कि ये सेकेंडरी डेटा था। मीन्स कि इन्होंने कोई सेल्फ फील्ड वर्क नहीं किया जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फील्ड वर्क स्टडीज़ में। तो इनका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेम्स फ्रेजर के बारे में। तो इनका जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो 20th सेंचुरी में लाया गया और यह एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया था। इनका मानना था कि ह्यूमैनिटी में सबसे पहले मैजिक आया था और जिसने रिलीजन का इवोल्यूशन किया। फाइनली ये जो इवोल्यूशन था इससे साइंस का इवोल्यूशन हुआ। मीन्स कि सबसे पहले मैजिक आया, मैजिक से रिलीजन आया और रिलीजन से साइंस का कॉन्सेप्ट आता है। इन्होंने टोटेमिज्म का भी कॉन्सेप्ट ऑफर किया था और इन्होंने लगभग जो 10 वॉल्यूम थी एक फॉर्म ऑफ बुक की जिसको इन्होंने गोल्डन बाउज नाम दिया था, और 4 वॉल्यूम्स जो थी इन्होंने टोटेमिज्म एंड द एक्सोगेमी के ऊपर लिखा है। मीन्स कि 10 वॉल्यूम जो है एक बुक फॉर्म में लिखा है जिसका नाम इन्होंने दिया गोल्डन बाउज, और एक और 4 वॉल्यूम की इनकी एक राइटिंग है जिसका नाम जो कि टोटेमिज्म और एक्सोगेमी के ऊपर लिखा गया है, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टोटेमिज्म रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि इवोल्यूशन ऑफ साइंस के बारे में इन्होंने गोल्डन बोज में डिस्कस किया है और टोटेमिज्म में जो 4 वॉल्यूम की इनकी राइटिंग थी जो कि टोटेमिज्म और एक्सोगेमी के ऊपर लिखी गई थी। जो इनके इनिशियल वॉल्यूम हैं वो एक एंशिएंट इटालियन प्रीस्टहुड के आसपास में है। मीन्स कि इनकी जो इनिशियल वॉल्यूम्स हैं वो एक एंशिएंट इटालियन प्रीस्टहुड पे लिखी गई हैं जहाँ पे ईच प्रीस्ट ऑफ श्राइन इज रिचुअली मर्डर्ड बाय हिज सक्सेसर। तो यहाँ पे जो भी प्राइस्ट का श्राइन है उसको रिचुअली मर्डर किया जाता है उसके सक्सेसर के द्वारा। मीन्स कि उस प्रिस्ट का जो भी सक्सेसर आता है वो सक्सेसर उस प्रिस्ट का रिचुअली मर्डर करता है। और लेटर वॉल्यूम्स में इन्होंने डेटा को ऐड किया था फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो लेटर वॉल्यूम्स में इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब डेटा को ऐड किया था और ये जो अकाउंट्स थे ये मोस्टली ट्रेवलोगस या फिर ओरल स्टोरीज पे डिपेंडेंट थे जिससे कि ट्रेवलर्स के अकाउंट से कलेक्ट किया गया था। इस तरीके से ये इवोल्यूनिस्ट हुए थे। बट उस समय जो बिगनिंग था 20th सेंचुरी इवोल्यूशन का, इसमें इनको डिस्क्रेडिट किया गया है। किस वजह से? क्योंकि उस टाइम तक म्यूज़ियम्स का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में और फील्ड वर्क ट्रेडिशन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में स्टार्ट हो चुकी थी। इस तरीके से फ्रेजर ने कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाला इवोल्यूशनरी स्टडी पे उस समय। तो इस तरीके से फ्रेजर के स्टडीज़ को
डिसक्रेडिट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे म्यूज़ियम्स का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, फील्ड वर्क ट्रेडिशन जो है वो ट्रेंड में था। अब हम क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के क्रिटिसिजम्स को देखते हैं। तो क्रिटिसिजम्स कब स्टार्ट हुआ? इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के बिगिन में स्टार्ट हुआ था। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि म्यूजियम्स का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, फील्ड वर्क ट्रेडिशन का इंट्रोडक्शन हो चुका था एंथ्रोपोलॉजी में। कुछ क्रिटिसिजम्स अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा भी दिए गए हैं, जैसे कि वेस्टरमार्क ने एक क्रिटिसिज्म दिया है। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं वो मोनोगेमी होती हैं और वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो इवोल्यूनिस्ट थे, जो क्लासिकल इवोल्यूनिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिर्फ सिविल सोसाइटीज़ की होती हैं। तो इसको वेस्टरमार्क ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये सिर्फ चीज़ें सिविल सोसाइटीज़ में ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि सिंपल सोसाइटीज़ में भी एग्जिस्ट करती हैं। फ्रांस बोअज ने भी इनका क्रिटिसिज्म किया था और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो क्लासिकल इवोल्यूनिस्ट थे इनके पास लैक ऑफ डेटा कलेक्शन था, इनके पास कंप्लीट डेटा नहीं था। और इन्होंने फील्ड वर्क स्टडी का सजेशन दिया कि इवोल्यूनिस्ट को फील्ड वर्क करना चाहिए और एक एम्पेरिकल अप्रोच इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म हुआ वो डिफ्यूजनिस्ट के थ्रू किया गया था। और इनका जो क्रिटिसिज्म था ये था कि जो क्लासिकल इवोल्यूनिस्ट होते हैं इनके अनुसार इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ वे ऑफ कल्चरल चेंज होता है, और इन्होंने डिफ्यूज़न को नेग्लेक्ट कर दिया था एज ए वे ऑफ कल्चरल चेंज। मीन्स कि डिफ्यूज़न भी एक वे होता है कल्चरल चेंज का, जिसको क्लासिकल इवोल्यूनिस्ट ने नेग्लेक्ट कर दिया था और इसके लिए डिफ्यूजनिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था। इवोल्यूनिस्ट ने ह्यूमन इन्वेंशन और क्रिएटिविटी को भी नेग्लेक्ट किया था, जो कि डिफ्यूज़न का निर्माण करती है। मीन्स कि डिफ्यूज़न के आने से पहले ह्यूमन इन्वेंशन और क्रिएटिविटी आती है। फंक्शनलिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज़ किया कि जो अर्ली इवोल्यूशनिस्ट थे उनके पास कोई डेटा नहीं था और ना ही उन्होंने कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस दिए थे। तो ये फंक्शनलिस्ट का क्रिटिसिज्म था। फिर साइकिक यूनिटी के खिलाफ भी क्रिटिसिज्म था कि इवोल्यूशन ने कि कोई भी प्रूफ नहीं दिया है अपने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड थ्योरी के लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट द कंपैरेटिव मेथड। तो इवोल्यूनिस्ट ने कंटेम्परेरी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के साथ इक्वेट कर दिया था। मीन्स कि इनके हिसाब से जो कंटेम्परेरी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं और जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ हैं वो सिमिलर लेवल पे हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स था उसका ये मानना था कि अगर इवोल्यूशन हुआ तो कैसे कंटेम्परेरी सोसाइटीज़ जो हैं वो इक्वेट हो सकती हैं प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ के साथ में। अगर इवोल्यूशन हुआ है तो दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। तो ये क्रिटिसिज्म था कंपैरेटिव मेथड के अगेंस्ट में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।